ये स्टूडेंट्स देखिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे और इसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था डिस्कशन का वो था एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है और इसके अंदर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स किसको बोला जाता है, इसके अंदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है। इसके साथ साथ हमने ये स्टडी किया था कि हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, इनमें क्या रिलेशन है। हीट एनर्जी हम लोग चैप्टर 11 में स्टडी कर चुके हैं। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया था, एक बनाया था फॉर्मूला P डेल्टा बी। तो जब भी किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में वॉल्यूम में चेंजेस होंगे देन वर्क इज डन। अगर हम लोग कंप्रेशन करेंगे, गैस को दबाएंगे, तो उस केस में वर्क डन बाय द सराउंडिंग, हम क्या करेंगे, सिस्टम पे वर्क डन करेंगे। और अगर गैस खुद एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, देन सिस्टम इज डूइंग द वर्क, तब सिस्टम वर्क करेगा। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं दोबारा से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग कैपिटल यू से लिखते थे, और ये किस किस का सम होता है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन के कारण, पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण, और पोटेंशियल एनर्जी होती है गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं। उन अट्रैक्शन फोर्सेस को तोड़ने के लिए या पार्टिकल्स को और दूर करने के लिए हमें जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि पार्टिकल्स के मोशन पे, तो मतलब कि किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। या ऐसा बोल सकते हैं जो टेम्परेचर है वो किससे रिलेटेड है, वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा पार्टिकल उतनी फास्ट मूव करेंगे, जितना फास्ट मूव करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा उनके अंदर इंटरनल एनर्जी होगी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। जो आइडियल गैस होती है उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है ये जीरो होती है, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी दूर दूर होते हैं कि वो एक दूसरे पर किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाते, ऐसा हम मान करके चलते हैं, एजम्पशन है ये हमारी। कौन सी गैस के लिए, तो आंसर है आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं आइडियल गैस में। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को इंटरनल एनर्जी बोला जाता है फॉर द आइडियल गैस, ओके। इसके बाद में मैंने आपको कुछ प्रोसेसेस के बारे में बताया था। इसके अलावा इंडिकेटर डायग्राम्स हमने पढ़े थे, इंडिकेटर डायग्राम जिसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि टाइम के साथ साथ प्रेशर और वॉल्यूम कैसे चेंज होते हैं। और उस इंडिकेटर डायग्राम से भी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। ग्राफ जितना भी एरिया एनक्लोज करता है उससे भी वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। एनीवेज, अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती है, जब किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के वेरिएबल्स में चेंजेस होते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। जब किसी भी सिस्टम के प्रेशर में, वॉल्यूम में या टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं उस समय पर हम बोलते हैं कि वो क्या चल रही है, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रही है। और वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप्स लिखे हैं। फर्स्ट इज आइसोथर्मल, सेकंड इज एडियाबैटिक, थर्ड वन इज आइसोकोरिक, फोर्थ वन इज आइसोबैरिक एंड फिफ्थ वन इज साइक्लिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में सुनिए। वैसे तो हमने इसको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आप इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो देखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी इसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। प्रेशर और वॉल्यूम बदल सकते हैं लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बदलेगा। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस।
द प्रोसेस इन विच pressure and volume of the system can change but the temperature remains constant throughout the process. पूरी process के दौरान temperature constant रहता है. That process is known as isothermal process. अब हमने एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा था. So according to first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये स्टडी किया था कि हम किसी भी सिस्टम को जितनी भी हीट एनर्जी देंगे, दिस इज हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, वो हीट एनर्जी से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लस द वर्क इज डन बाय द सिस्टम. जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं. हमारे पास ये एक सिलेंडर है. इस सिलेंडर के अंदर हमने कोई भी गैस को फिल कर दिया और इसमें लगा हुआ है एक पिस्टन. ये पिस्टन की अभी ये पोजीशन है और यहां पर हमने लगाया एक बर्नर लगा करके हमने इसको हीट अप करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया. जैसे ही गर्म करेंगे, मान लीजिए मैंने यहां से इसको 100 जूल की एनर्जी दी, 100 जूल की एनर्जी मैंने बर्नर से दी. ओके, तो जैसे ही मैंने 100 जूल की एनर्जी दी, दिस इज द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, और ये कितनी एनर्जी दी है? 100. हमने ये देखा कि इस सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ. टेम्परेचर राइज होना मतलब कि इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज MST, MSDT, ये होती है इंटरनल एनर्जी. लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था इसको. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. मास ऑफ द सब्सटेंस, ये गैस का जितना भी मास है वो कांस्टेंट रहेगा, इसकी स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट रहेगी. पर सेकंड ये जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उससे इसका जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा. So these two are constant. Mass भी constant है, specific heat of the gas is also a constant. DT, change in temperature. Temperature change होगा तो internal energy change होगी. Temperature जितना ज्यादा बढ़ेगा internal energy उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी. तो जैसे ही मैंने heat energy दी, हमने देखा इसका temperature rise हुआ. इसका temperature पहले था 20 डिग्री सेल्सियस और अब इसका टेम्परेचर बढ़ करके कितना हो चुका है? 25 डिग्री सेल्सियस. तो 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ गया और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने में इसने कितनी इंटरनल एनर्जी का यूज किया? तो आंसर है इसने 30 जूल की इंटरनल एनर्जी का यूज किया, जिससे पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो गया. तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है. हमने दिए थे 100 जूल, लेकिन सिर्फ 30 जूल से इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो बाकी के 70 जूल कहां गए? तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड इज 30 जूल. दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मैं ये नहीं कह रहा कि पहले इसकी इंटरनल एनर्जी 0 थी और जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी इसकी इंटरनल एनर्जी 30 हो गई. नो, मैं बोल रहा हूं चेंज इन इंटरनल. पहले कितनी थी हमें नहीं पता, अब कितनी है हमें नहीं पता. मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 30 का इंक्रीमेंट हुआ. मान लीजिए पहले 500 थी और 30 का इंक्रीमेंट हुआ तो 530 हो गए. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 30 इंक्रीज हो चुकी है. तो बाकी के 70 कहां गए? हमने दिए तो 100 थे ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो चाहिए यहाँ पे भी. तो दिए तो 100 जूल थे, 30 जूल यहाँ खर्च हो गए और बाकी से क्या हुआ? ये पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से यहां पर चला गया, ये इसकी सेकंड पोजीशन आ गई. ये पिस्टन इस पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे. तो वो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जा चुके हैं, तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो यहां से यहां तक अगर ये गया तो ये पिस्टन x डिस्प्लेसमेंट करके यहां पर पहुंच गया, ऐसा हुआ. तो द सिस्टम इज डूइंग द वर्क. ये गैस के पार्टिकल जाकर के इस पिस्टन से टकराते हैं और पिस्टन पर फोर्स लगाते हैं. तो पिस्टन फ्री है, हमने इसको फ्री छोड़ रखा है. ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा यहाँ पर वर्क डन होगा. तो बाकी के 70 जूल से क्या हुआ? बाकी के 70 जूल से ये पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे चला गया. सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बताता है. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही एक्सप्लेन करता है. 100 जूल की एनर्जी दी सिस्टम को, 30 जूल से उसका टेम्परेचर राइज हुआ और बाकी के 70 जूल से पिस्टन ऊपर चला गया. तो सिस्टम ने वर्क किया 70 जूल का. So the total energy given is 100.
30 जूल से टेम्परेचर, 70 जूल से वर्क डन। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर 20 से 25 हुआ, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तो हम इसको आइसोथर्मल कैसे बना सकते हैं? तो आंसर है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें जीरो करना पड़ेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो करना पड़ेगा। क्यों जीरो करना पड़ेगा? बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था du इज इक्वल टू ms dt। सो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहे हैं सो चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। तो dt की वैल्यू हम जैसे ही जीरो लिखेंगे du भी क्या आ जाएगा? du भी जीरो आ जाएगा। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसके बेसिस पर ये बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में du जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो हमने du की वैल्यू जीरो पुट कर दी। du की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या नहीं हो रहा? ओबे नहीं हो रहा। तो कैसे ओबे होगा? हम जो 100 जूल की एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी, उससे 100 जूल का वर्क डन होगा। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। So for isothermal process du is zero. So according to first law of thermodynamics dq is equal to dw। और इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए है? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए है? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम जो भी हीट एनर्जी देने वाले हैं उससे सिर्फ वर्क डन होगा, उससे सिर्फ वर्क डन होगा, या हम जो वर्क डन करेंगे उससे क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ऐसा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रखा जाए? टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का एक ही तरीका है, इस प्रोसेस को हमें स्लो करना पड़ेगा। प्रोसेस को कैसा करना पड़ेगा? स्लो करना पड़ेगा। और वॉल्स कैसी लगानी पड़ेंगी? डायथर्मिक वॉल्स, कंडक्टिंग वॉल्स। ये हमने एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं, मतलब कि हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। सराउंडिंग से हीट एनर्जी सिस्टम में आ सकती है या सिस्टम की हीट एनर्जी सराउंडिंग में भी जा सकती है। ओके, फिर से वही कंडीशन लेते हैं, ये पिस्टन को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ये पिस्टन भी कंडक्टिंग है, दिस इज ऑल्सो कंडक्टिंग, ये भी हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है सराउंडिंग में। सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन, और इसमें ये गैस फिल्ड है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस पिस्टन के अंदर है। और हमने यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा रखा है, थर्मोमीटर लगा करके इसका टेम्परेचर हम लोग मेजर कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सोर्स लेकर के आएंगे और उस सोर्स से क्या करेंगे, इस सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे। ये बर्नर लगाया, ये हमारा एनर्जी का सोर्स है। तो बर्नर लगाने पर हीट एनर्जी मिलनी शुरू हो गई सिस्टम को। तो सिस्टम को हमने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने से हमने देखा कि इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। पिस्टन ऊपर भी जा रहा है, ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हमने इसको फ्री छोड़ रखा है पिस्टन को एक्सपेंशन के लिए। लेकिन एक चीज और हो रही है यहाँ पे, क्या? इसका टेम्परेचर भी राइज हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बोल पाएंगे। तो हमें इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, इस बर्नर को बंद कर देंगे, बर्नर को बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो हीट एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी इसको। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आसपास का हम जिस भी रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये वाला, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अंदर का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। तो ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करेगा, ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा। जैसे जैसे हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा इसका टेम्परेचर फिर से कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। पहले 20 था, अब भी 20 हो गया। अब हमने फिर से क्या किया, फिर से बर्नर को स्टार्ट किया, बर्नर को स्टार्ट किया, हीट एनर्जी देनी शुरू की। अब पिस्टन थोड़ा और ऊपर चला गया, यहां पर आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, एक्सपेंशन भी हो रहा है। फिर हमने देखा कि इस एक्सपेंशन के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ा।
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बर्नर को बंद करना पड़ेगा। फिर से बर्नर को बंद किया, इसका टेम्परेचर था हाई और बाहर का टेम्परेचर है लो। अंदर का टेम्परेचर है 21, बाहर का टेम्परेचर है 20। फिर से ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा और धीरे धीरे फिर से इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो बार बार जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी बंद करनी होगी। हीट एनर्जी को सप्लाई नहीं करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होकर के फिर से इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे इसको एक्सपेंड किया, स्लो प्रोसेस हुई और ये पिस्टन इस पोजीशन पे आ गया। ये इसकी सेकंड पोजीशन है, यहां पर पिस्टन पहुंच चुका है और अभी भी सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। अभी भी इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमने एक चीज सीख ली कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो कैसी प्रोसेस होगी, इट शुड बी स्लो प्रोसेस। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी वो स्लो प्रोसेस होगी। उसके साथ साथ जो भी आप कंटेनर लेंगे उसकी वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए। ये मैंने जो कंटेनर लिया है इसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, इसकी वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि हीट का एक्सचेंज हो सके सराउंडिंग के साथ। अदरवाइज आप आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कंडक्टिंग वॉल्स लगानी पड़ेंगी। तो दो कंडीशंस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इट शुड बी स्लो प्रोसेस and the walls of the container should be conducting walls so that the heat can exchange from system to surrounding or surrounding to system। तो इस तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और पिस्टन इस फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ गया, यहां से यहां आ गया। तो मतलब कि एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हुआ तो हम बोलेंगे द वर्क इज डन बाय द गैस, द वर्क इज डन बाय द गैस। इस गैस ने, इस सिस्टम ने वर्क किया है, हमने कुछ नहीं किया। ये पिस्टन अपने आप ऊपर आया है, हमने पिस्टन को पकड़ करके ऊपर नहीं खींचा, ये अपने आप एक्सपेंड हो रही है गैस और पिस्टन को ऊपर लेकर के आ रही है। सो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब पिस्टन के यहां से यहां तक आने में कितना वर्क डन हुआ, वो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था, उसको आप वीडियो में देखिएगा, उसको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, वो कैलकुलेशन है। मेन बातें जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी मैं आपको एडियाबैटिक प्रोसेस बता देता हूं। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आंसर है आइसोथर्मल प्रोसेस के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है मेल्टिंग प्रोसेस एंड बॉइलिंग प्रोसेस। ये पढ़ा था ना हमने लास्ट चैप्टर में। जब मेल्टिंग होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होती तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सो इट इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉइलिंग, जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो भी कैसी प्रोसेस है, वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्योंकि बॉइलिंग के दौरान जैसे हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है जब तक कि पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो इट इज आल्सो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट और मटेरियल दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। हीट और मटेरियल दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा, इनमें सिस्टम और सराउंडिंग में। ना तो सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर जाएगी, ना सराउंडिंग से हीट एनर्जी अंदर आएगी। और ऐसा करने के लिए हमें इंसुलेटिंग वॉल लगानी पड़ेगी, मतलब कि एडियाबैटिक वॉल लगानी पड़ेगी। तो हम लोग सेकंड प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, इन विच no exchange of heat between system and surrounding। no exchange of heat between system and surrounding। ऐसा करने के लिए देखिए, एक कंटेनर लेंगे, सिलेंड्रिकल कंटेनर,
और इसकी जो वॉल्स हैं वो वॉल्स हमें बनानी पड़ेंगी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब है इंसुलेटिंग वॉल्स, जैसे कि थर्मस होती है, जैसे कि एक वाटर कूलर होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो वेल इंसुलेटेड होती हैं। वेल इंसुलेटेड होने का मतलब है कि बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं जाती। तो वी नीड इंसुलेटिंग वॉल्स। और पिस्टन भी कैसा होना चाहिए? तो आंसर है पिस्टन भी इंसुलेटेड होना चाहिए, वो भी एडियाबैटिक होना चाहिए, वो भी हीट को एक्सचेंज नहीं करेगा। तो ये भी उसी मटेरियल का बना होगा जिस मटेरियल की वॉल्स हो। So this is also well insulated। ये जो पिस्टन है ये भी कैसा है? ये भी well insulated है। ओके, अब हम इसको समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रोसेस को कैसे लिख सकते हैं? सो अच्छा, एक चीज हमने क्लियर कर दी ना, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बिकॉज इट इज वेल इंसुलेटेड। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज dq, द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज जीरो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो होगा? dq इज जीरो, द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज जीरो। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बर्नर लगा करके बैठे हैं, ये हमने यहाँ पर एक बर्नर लगाया और हीट एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सिस्टम को हीट एनर्जी मिल ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर कौन सी वॉल्स हैं? एडियाबैटिक वॉल्स हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। तो अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं आ रही, बाहर से जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो अंदर नहीं मिल रही। सो द एक्सचेंज ऑफ हीट इज जीरो। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में जो भी हीट एनर्जी हम देंगे उससे दो काम होंगे, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और सिस्टम कुछ ना कुछ वर्क करेगा। लेकिन अब इसमें क्या जीरो है? तो आंसर है हम हीट एनर्जी तो दे ही नहीं पा रहे सिस्टम को, क्योंकि उसकी वॉल्स ही एडियाबैटिक है। तो इस केस में dq की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां पर हमें एक स्टेटमेंट मिलेगी du प्लस dw। अब इस स्टेटमेंट को दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मैं आपको वो दोनों मेथड बताने वाला हूं। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं एक्सपेंशन की या कंप्रेशन की बात कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन की बात करते हैं। हम लोग गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेंगे। एडियाबैटिकली एक्सपेंड करने का मतलब है कि गैस की इंटरनल एनर्जी खर्च होगी और उस इंटरनल एनर्जी से पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। और इसको कैसे लिखा जाएगा? इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? du को इस तरफ लेकर के जाएंगे। du यहां पर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? तो हमारे पास यहां पर पहली स्टेटमेंट आएगी dw इज इक्वल टू माइनस du। dw इज इक्वल टू माइनस du, क्योंकि हम लोग du को इस तरफ ले गए तो ये नेगेटिव हो गया। du नेगेटिव होने का क्या मतलब है? du नेगेटिव होने का मतलब है देयर इज डिक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब कि सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अभी हमने इसका टेम्परेचर मेजर करके रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया? पिस्टन को ऐसा पकड़ करके रखा हुआ था, पिस्टन को हमने छोड़ दिया फ्री, इस पर प्रेशर कम कर दिया, पिस्टन पर प्रेशर क्या कर दिया? कम कर दिया। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं पिस्टन के साथ, जाकर के ऐसा टकराते हैं इस पर। तो जैसे ही टकराते हैं पिस्टन पर फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये पिस्टन यहां पर आ जाता है, इस पोजीशन में आ जाता है। तो ये फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे वर्क डन तो होगा। द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है क्योंकि dw पॉजिटिव है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। dw पॉजिटिव होने का मतलब है सिस्टम वर्क कर रहा है। और सिस्टम क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के पास हाई एनर्जी है, ये हाई वेलोसिटी से चल करके जा रहे हैं और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस।
तो जैसे ही मैंने पिस्टन के ऊपर प्रेशर को कम किया, प्रेशर को जैसे ही कम किया, ये पिस्टन यहां से यहां आ गया, पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ गया। अगर ये यहां आ चुके हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, और उसके अलावा इन पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी खर्च करके पिस्टन को ऊपर उठाया है, तो पार्टिकल्स वर्क डन कर रहे हैं। तो जो सिस्टम वर्क डन करता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जैसे कि हम अगर किसी बॉडी पे वर्क करेंगे, मैं साइकिल पे वर्क करता हूं, साइकिल पे कैसे वर्क करते हैं, तो आंसर है कि मैं पैडलिंग करता हूं उस पर। पैडलिंग करने से क्या होता है, मैं उसके पैडल पर फोर्स लगाता हूं और पैडल डिस्प्लेस होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो मैं साइकिल पे जब वर्क करता हूं तो साइकिल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, साइकिल फास्ट मूविंग हो जाती है, फास्ट मूविंग होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब सिस्टम वर्क करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब मैंने पैडल मारना छोड़ दिया, साइकिल अपनी एनर्जी से आगे चल रही है, तो साइकिल इज डूइंग द वर्क, साइकिल इज डूइंग द वर्क। क्या वर्क कर रही है, वो फोर्स लगा रही है फ्रिक्शन के अगेंस्ट और डिस्प्लेसमेंट कर रही है, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क इज डन। तो साइकिल अपनी काइनेटिक एनर्जी खर्च करके वर्क डन कर रही है और जिससे वो आगे बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होगा, साइकिल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, लास्ट में जाकर के वो रुक जाएगी, रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है। तो जब मैंने साइकिल पे वर्क किया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, लेकिन जब साइकिल वर्क कर रही है तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, द सिस्टम इज डूइंग द वर्क, द बॉडी इज डूइंग द वर्क। ये पार्टिकल्स वर्क डन कर रहे हैं तो इनकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो जैसे ही ये पिस्टन फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आता है, हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहले 50 था, 50 से 20 हो गया, 50 डिग्री से 20 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई। मैंने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बार बार बता दिया, क्या होता है, ms dt, mst, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कैसे है, ये नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, बिकॉज फाइनल टेम्परेचर इज 20, इनिशियल टेम्परेचर इज 50, 20 माइनस 50 माइनस 30, 20 माइनस 50 माइनस 30, तो ये माइनस में आएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आएगा तो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव में आएगी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। टेम्परेचर कम होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी का कम होना। ओके, अब हम इसको एक अच्छी सी स्टेटमेंट में लिख देते हैं, ये जो भी मैंने आपको बताया। When system is doing work in expansion of gas, when system is doing work in expansion of gas, सिस्टम वर्क कर रहा है और गैस एक्सपेंड हो रही है, देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, दैट इज टेम्परेचर डिक्रीजेस। कहानी समझ आ रही है ना, सिस्टम वर्क कर रहा है इसलिए उसकी एनर्जी कम हो रही है और उसकी इंटरनल एनर्जी कम होने से टेम्परेचर कम हो रहा है। देखिए दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, दूसरी स्टेटमेंट कंप्रेशन होगी। दूसरी स्टेटमेंट किसके लिए होगी, ये किसके लिए थी, ये एक्सपेंशन के लिए थी, ये वाली स्टेटमेंट, when system is doing the work, when system is doing the work in expansion of gas। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये dw इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या लिख सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे du इज इक्वल टू सॉरी माइनस dw। माइनस dw का मतलब है दैट वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है, और हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कंप्रेशन करके, हम कंप्रेशन करके वर्क डन कर सकते हैं। अब कंडीशंस चेंज करने वाले हैं, पहले इस गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था और पिस्टन इस पोजीशन पे यहां पर था। जब पिस्टन इस पोजीशन पर है तो सिस्टम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, वो पार्टिकल्स ऐसा घूम रहे हैं आराम से, जितनी भी इंटरनल एनर्जी है इनके पास। उसके बाद हमने क्या किया, इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया,
So I am doing the work on the system. That is why I am writing dw as negative. इसलिए मैं इसको नेगेटिव लिख रहा हूँ माइनस dw. तो जैसे ही मैं इसको ऐसा दबाऊंगा, दबाने पर क्या करूंगा, वर्क डन करूंगा. वर्क डन करने से हमने क्या देखा, ये पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे यहां पर आ जाता है. ये पिस्टन इस पोजीशन पर आ गया, यहां पर आ गया, ये सेकंड पोजीशन पे. पिस्टन को मैंने अचानक से ऐसा दबा दिया. तो अचानक से जैसे ही ऐसा दबाया, मैंने देखा कि गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. पहले 20 डिग्री सेल्सियस था जब गैस ऐसा इतने कंटेनर इतनी वॉल्यूम के अंदर थी. मैंने सडनली जैसे ही कंप्रेशन किया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा चला गया. तो मतलब कि कंप्रेशन हुआ. अब जैसे ही मैंने कंप्रेशन किया तो dw पॉजिटिव है. dw पॉजिटिव का मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना. देखो पहले टेम्परेचर 20 था, अब 100 हो गया. 80 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. तो du इज इक्वल टू क्या होता है, ms dt. सो dt इज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है. क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज फाइनल टेम्परेचर इज 100, इनिशियल टेम्परेचर इज 20. 100 माइनस 20 प्लस 80. तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है इंटरनल एनर्जी का बढ़ जाना. तो जब मैंने सिस्टम पे वर्क किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई. कैसे पता लगा इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर चेंज हो गया ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई. तो अब इसको भी स्टेटमेंट में लिखते हैं. व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, उसमें लिखा था व्हेन सिस्टम इज डूइंग द वर्क. इसमें लिख रहे हैं व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. मतलब कि dw नेगेटिव आएगा, माइनस dw. देन internal energy of the system increases. Of the system increases. That is temperature increases. टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. तो एक्सपेंशन करने से टेम्परेचर कम हो जाएगा और कंप्रेशन करने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा. लेकिन हम हीट एनर्जी नहीं दे सकते सिस्टम को. तो मैंने अभी दोनों बातें एक्सप्लेन की आपको. उन दोनों में हमने हीट एनर्जी नहीं दी. अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है. और अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं उसको कंप्रेशन करने में, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है. अगर मैं 100 जूल का वर्क डन कर दूंगा कंप्रेशन में, तो 100 जूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. 100 जूल की इंटरनल एनर्जी से जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज होना होगा हो जाएगा. तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं. और ये कंडीशंस आपको आनी चाहिए क्योंकि आगे भी काम आएंगी ये चैप्टर में जब हम हीट इंजन को स्टडी करेंगे. ओके, कल हम डिस्कस करेंगे वर्क डन. ये जो हम लोग dw यहां लिख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन, नेगेटिव का मतलब कंप्रेशन. और इसको हम लोग कल देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा, फॉर्मूला बना करके रख लेंगे ताकि हम इजीली किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कैलकुलेट कर सके, वर्क डन कैलकुलेट कर सकें. और दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में. पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो उसकी वॉल्स हैं वो इंसुलेटिंग वॉल्स होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज insulating walls. Second condition, it should be sudden. Sudden मतलब कि fast. ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, फास्ट प्रोसेस. तो दो कंडीशंस आपको याद रखनी है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. एक तो इंसुलेटिंग वॉल्स होनी चाहिए, हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, उसके लिए इंसुलेटिंग वॉल लेनी पड़ेंगी. दूसरा, ये जो प्रोसेस है सडन होनी चाहिए. इट शुड बी सडन मतलब कि ये फास्ट प्रोसेस होगी. आपको जल्दी से एक्सपेंशन करना पड़ेगा और जल्दी से ही कंप्रेशन करना पड़ेगा. So that no heat will be exchanged between system and surrounding. ताकि हीट एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज ना हो, इसलिए हम ये प्रोसेस फास्ट करते हैं. टाइम नहीं देंगे ना हीट एनर्जी के एक्सचेंज में. ओके, थैंक यू सो मच.